क्या आप लंबे लंबे पन्ने लेकर मंच पर जाते हैं? चाहे हमने अपने संबोधन की कितनी ही तैयारी की हो, मन में भय सदैव बना रहता है भूल जाने का। इसीलिए लंबे पन्ने लेकर नए वक्ता मंच पर नजर आते हैं। इसके कई नुकसान हैं। पन्ने पलटने की आवाज़ माइक के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचती है और वे समझते हैं आप लिखा लिखाया पढ़ रहे हैं। आपका पूरा ध्यान पढ़ने पर चला जाता है और भाषण प्रभावी नहीं हो पाता। आपका श्रोताओं से कोई नेत्र संपर्क नहीं होता। आपके हाथों की भाषा भी शून्य हो जाती है। अतः यह सरल तकनीक अपनाइए। हथेली कार्ड। मोटे कागज़ या कार्ड शीट के छोटे साइज के कार्ड बनाइए जो हथेली के बीच फिट हो सके। ये लगभग 3 से 5 इंच साइज के होते हैं। जितने भी कार्ड आपको एक भाषण के लिए बनाने हों, उन पर क्रम से नंबरिंग कर लीजिए। अपने भाषण को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट लीजिए। जिस क्रम से आप उन बिंदुओं पर बोलना चाहते हैं, उसी क्रम से कार्ड पर लिख लीजिए। मोटे अक्षरों में साफ साफ लिखिए ताकि आपको 1 से 2 फीट की दूरी से भी नज़र आ सके। हल्के रंग के कार्ड पर गाढ़े स्केच पेन या पेन से लिखें। मंच पर या पोडियम पर पहुंचकर यह कार्ड निकालकर धीरे से रख दीजिए और आवश्यकता पड़ने पर इस्तेमाल कर लीजिए। ये कार्ड बिल्कुल रामायण के श्री हनुमान जी जैसे संकट मोचन सिद्ध होते हैं। भाषण के छोटे हिस्से लीजिए। संपूर्ण भाषण याद रखने की बजाय भाषण की पूरी संरचना और तथ्यों से परिचित हो जाइए। उसके बाद पूरे भाषण को सिर्फ 3 या 4 हिस्सों में बांट दीजिए। इन 3 या 4 प्रमुख शीर्षकों को याद रखिए। आपको पूरा भाषण याद आ जाएगा। भाषण में चर्चा के बहुत ज़्यादा बिंदु न रखें। सिर्फ 2 या 3 सारगर्भित और ज़बरदस्त तथ्यों के आसपास पूरा भाषण खत्म करें। अपने शुरुआती भाषणों में जब आप कार्ड बनाने जाएंगे तो वे संख्या में ज़्यादा बनेंगे। जैसे जैसे आप इस कला में पारंगत होते जाएंगे, आपके कार्ड की संख्या कम हो जाएगी। भाषण को कीवर्ड्स के माध्यम से याद कीजिए। मैं अपने प्रारंभिक भाषणों में कार्ड बनाने के नाम पर लगभग सब कुछ ही लिख देता था और कार्ड का मोटा गुच्छा हो जाता था, परंतु आज सिर्फ एक कार्ड का सहारा लेकर पूरे घंटे भर भाषण दे सकता हूँ। आप भी पन्नों की खरखर से बचिए और देखिए इस साधारण तकनीक के असाधारण परिणाम। अपने दिल की आवाज़ सुनिए। आप माने या न माने, ईश्वर ने इंसानों के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री दी है। कुछ लोग पहली नज़र में ही अच्छे और अपने लगते हैं, वहीं कुछ लोगों से मिलते ही भय महसूस होता है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, इसीलिए हम इसे दिल की आवाज़ कहते हैं। हम किसी भी मुद्दे या समस्या पर अपनी बात रखें, यदि हमारे मन में उसके प्रति चिंता नहीं है तो हम सुनने वालों पर प्रभाव नहीं डाल पाते। यदि हम स्वयं गंभीर और चिंतित होते हैं तो दूसरा व्यक्ति स्वतः ही उसे महसूस करता है। अपने संस्कारों और मान्यताओं पर आधारित बातें कहिए। ऐसी बातें कहिए जिनमें आपके मन और बुद्धि में कोई मतभेद न हो। आपको आपके अंतर्मन का आशीर्वाद हो, जिन्हें कहकर आपके दिल पर कोई बोझ न हो। अक्सर आप देखेंगे कि जो भी भाषण प्रस्तुति या कला प्रदर्शन आप पूरे मनोयोग से करते हैं, उसके परिणाम बेहतर मिलते हैं। आर्थर जिस फैक्ट्री में काम करता था, वह एक आलसी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। उसमें रोज़ कोई न कोई सामान चुरा लेने की प्रवृत्ति भी थी। घर में ढेर सारे औजार जमा हो गए थे। एक दिन उसने एक प्रेरक की बातें सुनी। उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। उसने खुद को बदलकर एक नया जीवन जीने की ठानी। उसने सारे औजार इकट्ठा किए और उन्हें एक बक्से में बंद करके एक सूची बनाई। कुछ सामान जो उससे गुम हो चुके थे, उतना रुपया उस बक्से में डाला और चुपचाप उसे मालिक के यहाँ छोड़ आया।
और ग्लानिवश नौकरी भी छोड़ दी, लेकिन उसका मन हल्का हो चुका था। कुछ दिनों बाद एक सुनहरी सुबह को अचानक ही घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने कंपनी का मालिक था। उसे लगा कि अब उसे जेल जाना होगा। उसने नज़रें झुका ली। मालिक ने कहा कि बहुत मुश्किल से ढूंढ पाया बक्सा छोड़ने वाले को, मेरे साथ चलो। वह घबरा गया। उसने पूछा, कहाँ? मालिक ने कहा कि मुझे पहले वाले आर्थर की ज़रूरत नहीं थी, इस आर्थर की ज़रूरत है। हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं। हमें सच्चे साथियों की आवश्यकता है। आर्थर की आंखें भीगी हुई थी, क्योंकि जीवन में पहली बार उसने दिल की सुनी थी और एक नेक काम किया था। ऐसा भी परिणाम हो सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। आप भी सच्चाई का, इंसानियत का और चरित्र का साथ देंगे तो जीत आपकी होगी। भारत के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन सिगरेट और शराब के विज्ञापन में काम नहीं करते। उनका मानना है कि देश भर में मेरा कोई भी फैन मुझसे प्रेरित होकर सिगरेट या शराब की लत में जकड़ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी अप्रत्यक्ष रूप से मेरी होगी। मैं अपने देशवासियों को व्यसनों की ओर नहीं ले जा सकता। मेरा दिल गवाही नहीं देता। ईमानदारी और सच्चाई महसूस की जाती है। बेईमानी आप लाखों छुपा लें, देर सवेर बाहर आ जाएगी। यदि जीवन की दौड़ में सफलता और लोकप्रियता लंबे समय तक बरकरार रखनी है तो आपको अपनी विश्वसनीयता, विश्वास और सच्चाई स्थापित करनी होगी। एक शिष्य ने गुरु से कहा कि आप कहते हैं दिल से बात करोगे तो सच बोलोगे तो प्रभाव पड़ेगा। सामने वाले को क्या पता चलेगा कि कोई दिल से बोल रहा है या सिर्फ मुंह से? जब सच दिखता ही नहीं तो प्रभाव कैसे पड़ेगा? गुरु ने पानी और एक नमक का ढेला मंगाया। शिष्य ने कहा कि नमक को पानी में उड़ेल दो। कुछ देर बाद गुरु ने शिष्य से कहा कि ऊपर का पानी चखो और स्वाद बताओ। शिष्य ने कहा, खारा। गुरु ने कहा, अब नीचे का पानी चखो। शिष्य ने कहा, यह भी खारा। गुरु ने कहा कि अब इसमें से नमक ढूंढकर निकालो। शिष्य ने कहा, ये तो असंभव है। गुरु ने कहा, जिस तरह पानी नमकीन होता है परंतु नमक नहीं दिखता, उसी तरह आपका सच, आपका विश्वास, आपकी गंभीरता, आपकी चिंता आपकी आवाज़ में घुलकर सीधे सुनने वाले के दिलो दिमाग पर असर करती है। सत्य दिखता नहीं, महसूस होता है। मैं एक सत्य घटना आपको बताता हूँ। वर्ष 2003 में मुझे एक शराब निर्माता कंपनी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में एंकरिंग हेतु आमंत्रण मिला। मैंने उनसे पूछा कि आप मुझसे क्या अपेक्षा रखते हैं। उन्होंने कहा कि बाकी रूपरेखा मैं अपने अनुसार बनाऊंगा, लेकिन बीच बीच में अप्रत्यक्ष रूप से उनकी शराब के प्रचलित ब्रांड का नाम लेता रहूं। मेरी भूमिका हेतु मुझे तगड़ी रकम ऑफर की गई। हालांकि मेरे संस्कार कहते थे कि मुझे तुरंत मना कर देना चाहिए, परंतु फिर भी उस पारिश्रमिक ने मुझे कुछ देर के लिए विचलित कर दिया। घर पहुंचकर मैं अपने पुत्र अभिज्ञान से मिला, अपनी अस्वस्थ माँ से मिला, अपने स्वर्गीय दादाजी की शिक्षा के बारे में सोचा और तुरंत ही निर्णय मेरे सामने था। मेरे मित्रों का मुझ पर दबाव था कि ऐसा शानदार अवसर नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु अगले ही दिन मैंने फ़ोन करके विनम्रता से इनकार कर दिया। आज भी जब पलटकर सोचता हूँ तो सुकून मिलता है कि मैंने मेरी अंतरात्मा की बात सुनी। आज के युग में यह तो संभव नहीं कि आप हर बार सिर्फ सच बोलें, परंतु यह तो हो सकता है कि झूठ बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही बोला जाए। वक्ता की विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण होती है। वह बातों और कार्यों से बनती है। हमें अपनी विश्वसनीयता का विशेष ध्यान रखना होगा। आप, हम और मैं। समूह का सबसे आवश्यक नियम है, जितना श्रेय बांटोगे उतना लौट कर आएगा। आपकी बातों से और व्यवहार से लोगों को यह कभी नहीं लगना चाहिए
कि आपको खुद पर अभिमान और अहंकार है। उन्हें यह तसल्ली चाहिए कि वक्ता भी एक दिन उनके ही जैसा था और धीरे धीरे दूसरे लोगों की मदद से वह सफल हुआ। सफलता का यही मूल मंत्र है। किसी भी भाषण में जब तक दूसरों की प्रशंसा और अपने समूह की सामूहिक प्रशंसा नहीं करते, तब तक स्वयं का गुणगान मत कीजिए। अनचाहे शब्दों से बचिए। इन्हें वर्बल वायरस या मौखिक वायरस कहा जाता है। अधिकांश लोगों की रोज़मर्रा की भाषा में धीरे धीरे कुछ अनचाहे और अनावश्यक शब्द आ जाते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते। कुछ लोग इन्हें स्टाइल के लिए प्रयोग में लाते हैं, परंतु धीरे धीरे वह स्टाइल उनकी आदत बन जाती है, जिससे छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है। अक्सर हिंदी के बीच में कुछ अंग्रेजी शब्द भी जगह बना लेते हैं। प्रचलित अनचाहे शब्द: वाह, अरे, अबे यार, ओके, आई लाइक, यू नो, ओ, शॉर्ट ऑफ आदि। अच्छे शब्दों का अनावश्यक दोहराव भी उन्हें अनचाहे शब्दों की श्रेणी में ले जाता है, जैसे फ्रेंड्स, दोस्तों, कम ऑन आदि। अनचाहे शब्द बोलने की आदत को पहचानने और दूर करने के तरीके: समस्या को पहचानें और स्वीकार करें। हमें अक्सर यह समस्या या तो दूसरों द्वारा बताने पर पता चलती है या ऑडियो टेप के माध्यम से पकड़ में आती है। एक सामान्य व्यापार या कार्य दिवस पर अपनी बातचीत और फ़ोन कॉल को रिकॉर्ड कीजिए। ऐसे शब्दों को पहचानिए जिस शब्द का आप सबसे ज़्यादा दोहराव कर रहे हैं, उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहले उसी शब्द में सुधार से शुरुआत कीजिए। 2 या 3 सेकंड रुकें। जैसे ही आपको लगे कि आप एक अनचाहा शब्द बोलने जा रहे हैं, कुछ मत कहिए, रुक जाइए। यह विराम शुरुआत में आपको बड़ा अजीब लगेगा, परंतु यह सिर्फ 2 या 3 सेकंड का होगा, इसीलिए श्रोता इसे समझ नहीं पाएंगे। इस विराम के माध्यम से आपको भी थोड़ा समय मिलेगा और श्रोता भी आपकी बातों पर विचार कर पाएंगे। एक गहरी सांस भी कारगर सिद्ध होगी। परिवार और मित्रों की मदद से कोडवर्ड बनाइए। उनको अपनी समस्या बताइए और उनसे मदद लीजिए। उनसे कहिए कि वो अनचाहे शब्दों के उपयोग पर आपको रोकें और टोकें। जब भी आप अनजाने में ऐसे शब्द बोलें, आपके मित्र व परिजन कोई खास इशारा करे जिससे आप तुरंत सचेत हो सके। यह खास कोड वर्ड या संकेत आपकी आदत सुधारने में मदद करेगा। कुछ दिनों के पश्चात पुनः अपनी बातचीत पर गौर करें, उसे रिकॉर्ड करें और देखें वह खास अनचाहा शब्द आपकी भाषण से हटा या नहीं। मेरा विश्वास है कि आप अपने अंदर सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। अपनी प्रशंसा कीजिए, खुद की पीठ थपथपाइए, उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपकी मदद की। अब अगले शब्द पर काम शुरू कीजिए। वक्ता और नेत्र संपर्क: अच्छे वक्ता मंच पर पहुंचते ही सहजता से श्रोताओं से नेत्र संपर्क स्थापित करते हैं। उपस्थित लोगों को लगना चाहिए कि आपकी नज़र सभी की ओर देख रही है। नेत्र संपर्क क्यों आवश्यक है? जैसे ही आपकी नज़रें श्रोताओं से मिलती है, वे आपसे जुड़ जाते हैं। यदि आप लगातार किसी एक ग्रुप या व्यक्ति की तरफ ही देखते हैं, तो दूसरे श्रोता आपसे कटने लगते हैं। आत्मविश्वास से भरी आपकी आंखें जब हॉल में दाएं बाएं, आगे पीछे और पीछे बैठे लोगों की नज़रों से मिलती है, तो वे आपके भाषण का हिस्सा बनते हैं। जैसे ही लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं या भाषण से उनका ध्यान हटता है, तो आपकी आंखें उन्हें भाषण से जुड़े रहने और ध्यानपूर्वक सुनने का संदेश देती है। जो लोग आपकी नज़रों में अच्छे श्रोता साबित होना चाहते हैं, वो अपनी नज़र से आपकी नज़र मिलने का इंतज़ार करते हैं। यदि आप लिखा हुआ देखकर पढ़ रहे हैं, तो श्रोताओं का आपसे कोई नेत्र संपर्क नहीं होगा और वे अनियंत्रित हो जाएंगे। नेत्र संपर्क कैसे बनाएं? उपस्थित भीड़ में
समर्थक या अनुशासित समूहों और व्यक्तियों को ढूंढिए। इसी तरह अशांति और उपद्रव फैलाने वाले लोगों को पहचानिए। आप प्रथम 30 सेकंड से 1 मिनट में समर्थकों को चुनकर उनसे नज़रों का संपर्क स्थापित कर लीजिए। इन्हीं सहमति भरी आँखों के सहारे आपकी प्रस्तुति सफल होगी। विरोधी ग्रुपों से थोड़ा बचें क्योंकि उनकी असामान्य हरकतें आपको विचलित कर सकती है। आपको अचानक हंसी या गुस्सा आ सकता है और आपकी प्रस्तुति बिगड़ सकती है। कुछ श्रोता सहमति से लगातार सिर हिलाते हैं। ये भाषण के दौरान बड़े अच्छे दोस्त सिद्ध होते हैं। किसी की भी आँखों में घूर कर नहीं देखें। समूह को 2 से 4 सेकंड तक देखें और दूसरे समूह पर नज़रें केंद्रित कर लें। नेत्र संपर्क श्रोताओं को नियंत्रित करने का और स्वयं से जोड़ने का प्रभावी माध्यम है। भाषण और शरीर की भाषा। आप कभी दूर खड़े होकर किसी समूह को आपस में बातें करते हुए देखिए। आप पाएंगे कि हर व्यक्ति जब कुछ कहता है या कहने जा रहा होता है तो उसके हाथ हरकत में आ जाते हैं। जब तक वह व्यक्ति बात करता है तब तक उसके हाथों की मुद्रा बोलती रहती है। हाथों की विशिष्ट भाषा। हाथों को अभिव्यक्ति का सहज माध्यम बनाइए। बड़े बड़े प्रभावी वक्ता भी हाथों का उचित उपयोग नहीं कर पाते। सामान्य गलतियाँ: हाथ जेब में जाना, चाबी या पेन से खेलना, बार बार बाल ठीक करना, चश्मा ठीक करना, पैंट ऊपर खिसकाना, शर्ट की क्रीज ठीक करना, गर्दन खुजलाना। अपनी प्रस्तुति को और अपनी आदतों को ध्यान से देखें। यदि इनमें से आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसे दूर कीजिए। अपनी कुछ विशिष्ट शैलियाँ बनाइए। मैं अपने भाषण के बीच में अक्सर दोनों हाथ ऊपर ले जाकर तालियां बजवाता हूँ। जैसे ही मेरे हाथ ऊपर जाते हैं अपने आप ही श्रोताओं के हाथ भी तालियां बजने ऊपर आ जाते हैं। कृत्रिम हाव भाव बनाने का प्रयास न करें, उससे श्रोता प्रभावित नहीं होते। हाथों की कई भाव भंगिमाएँ अपमानजनक होती है, क्रोध पैदा करती है। उनकी पहचान करें और बचें। पैरों की विशिष्ट भाषा। पैरों के बीच 10 से 12 इंच की दूरी रखकर सीधे खड़े रहें, जिससे आपका शरीर ऊर्जावान नजर आए। सामान्य गलतियाँ: एक के ऊपर एक पैर रखना, बार बार एक पैर से दूसरे पैर पर पेंडुलम की तरह शरीर का वजन डालना, पैर बहुत फैलाकर खड़े होना, बार बार पैरों को आगे पीछे लेना। इन गलतियों पर ध्यान दें, अन्यथा श्रोता का ध्यान आपकी बात से हटकर पैरों पर चला जाएगा। स्टेज पर बहुत ज़्यादा मत हिलिए। आपकी हर हरकत का एक उद्देश्य होना चाहिए। यदि आप स्टेज के मध्य में हैं तो अपनी बात को प्रभावी बनाने या कोई धमाकेदार वाक्य बोलने के लिए जनसमूह की ओर 3 कदम बढ़िए। उससे वे सारे कार्य छोड़कर सिर्फ आपकी ओर आकृष्ट हो जाएंगे। यदि आप बिल्कुल सुनने वालों से घुल मिल जाना चाहते हैं तो श्रोताओं के बीच भी जा सकते हैं। ये तरीके अनुभवी वक्ताओं के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। नए वक्ताओं को स्टेज के मूल नियम याद रखने चाहिए। आपकी हर हरकत का एक अर्थ होना चाहिए। विजेता का पहनावा। आपने एक कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। आपका पहनावा आपके व्यक्तित्व की प्रथम पहचान देती है। कुछ वक्ता वेशभूषा को खास महत्व नहीं देते, परंतु मेरा नज़रिया एकदम स्पष्ट है। हमें वेशभूषा और पहनावे को अति महत्वपूर्ण श्रेणी में लेना चाहिए। इस पहलू को कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आप एक सामान्य दुकानदार से पूछिए कि जब एक सामान्य व्यक्ति खरीदारी करने आता है और जब एक शानदार पहनावे वाला प्रभावशाली व्यक्तित्व खरीदी करने आता है तो दुकानदार के व्यवहार में कैसा परिवर्तन आता है। आपका पहनावा आपका प्रारंभिक प्रभाव पैदा करता है। हम में से हर कोई नए वस्त्र पहनकर अपने आप को ज़्यादा खूबसूरत और स्मार्ट महसूस करता है। जब हम कोई बेहतरीन ड्रेस पहनते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो सारी नज़रें चुपके से हमें देख रही है। आकर्षक
सलीकेदार और पसंदीदा कपड़े हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं। अक्सर लोग कपड़ों से ही व्यक्तित्व के बारे में राय बना लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों ने 2 युवाओं को लेकर एक सर्वे किया। प्रथम युवक के कानों में बालियां हैं, बाहों पर गोदना है, उसने जगह जगह छेद वाली आधुनिक जींस पहनी हुई है, अलग हेयर स्टाइल है। द्वितीय युवक ने सामान्य सी सलीकेदार शर्ट पैंट पहनी है, वस्त्रों से मैच करते जूते और बेल्ट है, एक अच्छी घड़ी कलाई पर है। आपको इन 2 में से किसी एक को अपना मातहत या साथी चुनना है, तो आप किसे चुनेंगे? सर्वे में मध्यम और लघु शहरों में लगभग 95% लोगों ने द्वितीय युवक को अपना वोट दिया। मेट्रो में लगभग 70% लोगों ने द्वितीय युवक को वोट दिया और 30% लोगों ने प्रथम युवक को चुना। इन 30% में अधिकांश फैशन और मीडिया के लोग थे। यह प्रथम राय या प्रथम इम्प्रेशन बहुत महत्व रखता है, अतः हमेशा अपना जोरदार प्रथम प्रभाव छोड़ने का प्रयास करें। एक सेल्समैन वैक्यूम क्लीनर की मीटिंग कर रहा था। वहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएं थीं। जैसे ही सेल्समैन सामने आया, महिलाओं ने नज़रें झुका ली। कहीं से आवाज़ आई, लोगों को पब्लिक मैनर्स ही नहीं। सेल्समैन भी हैरान था, क्योंकि उसकी बातों को कोई नहीं सुन रहा था। पूरी मीटिंग असफल रही। सेल्समैन को अंत में किसी ने धीरे से बताया कि तुम्हारे पैंट की जिप बड़े भद्दे ढंग से खुली हुई थी। अचानक ही सेल्समैन को ध्यान आया, ओह, मैं कार्यक्रम शुरू करने के ठीक पहले बाथरूम गया था। वह चुपचाप शर्मिंदा होकर नज़रें झुकाए वहाँ से चलता बना। ऐसा कुछ आपके साथ न हो, इसीलिए अपने पहनावे पर विशेष ध्यान दीजिए।